अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी क्लास। जी बेटा, सबको क्लियर है आवाज मेरी? अच्छा जी बेटा, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज का लेक्चर, ठीक है? फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड हम कर रहे हैं, ठीक है? उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है परनीशियस एनीमिया, जो कि फर्दर एक एनीमिया की टाइप है। एनीमिया की एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है? यानी कि ब्लड डिसऑर्डर है। तो परनीशियस एनीमिया बेसिकली, ठीक है, होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। हर डिजीज की तरह इसमें भी हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस या क्लिनिकल फीचर्स और उसका ट्रीटमेंट। 5 पॉइंट हम इसमें भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं परनीशियस एनीमिया का इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि ये एक ऐसा एनीमिया है, आपने इसके बारे में याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एक रेयर भी है और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। रेयर प्लस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहली बात है कि परनीशियस एनीमिया आम नजर आने वाला केस नहीं है। आम तौर पर नहीं इसके केस आते, रेयर केसेस आते हैं इसके कभी कभार। दूसरी बात, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मींस जिसमें इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटो पे काम करे, बॉडी का साथ छोड़ दे, बॉडी के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है? तो परनीशियस एनीमिया एक रेयर डिसऑर्डर है और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा बात यह आती है कि इसमें होता क्या है, ठीक है? इसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। और जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, उसकी प्रॉपर एब्जॉर्बमेंट नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो रिजल्टिंग में आएगा परनीशियस एनीमिया। और ऑटोमेटिक परनीशियस एनीमिया के साथ साथ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाएगा, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था, क्योंकि उसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मौजूद थी। याद आया आप सबको? तो ये दोनों बातें काफी हद तक लिंक करती हैं, ठीक है? अगर परनीशियस एनीमिया होगा, यानी कि अगर विटामिन B12 जो है वो नॉट एब्जॉर्ब, यानी कि एब्जॉर्बेबल नहीं होगा बॉडी के अंदर, सही एब्जॉर्ब नहीं होगा, सही एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो रिजल्ट आएगा परनीशियस एनीमिया में। उसके साथ साथ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाएगा, ठीक है? हम बेसिकली कहते हैं कि ना, आप कह लें कि एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, कि एट्रोफिक, एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रो एनीमिया, ठीक है? एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रो एनीमिया का मतलब होता है, एट्रोफी का मतलब होता है बेसिकली किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का, आप कह लें कि लोअर लेग मसल्स का एट्रोफी, मतलब उसमें सख्ती आ जाना, ठीक है? एट्रोफी यानी कि किसी भी ऑर्गन टिश्यू का वेस्ट हो जाना, वो इतना आप कह लें कंस्ट्रिक्ट हो गया है कि वो काम ही नहीं कर पा रहा, वेस्ट हो गया, ठीक है? इस तरह। और अगर बात करें, ठीक है, तो ये सब होता है गैस्ट्रिक में। अभी जब कॉलेज पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी क्यों हो रहा है, ठीक है? कॉजेज पे आते हैं। कॉजेज जो है बेसिकली उसकी ये सेम एज दैट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की सारी कॉजेज बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल मिलती हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वाली। जो वहां पे लिखा था वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? सेम एज दैट मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी सारी वजह वही होती है, सारी वजह वही होती है दोनों एनीमिया की, ठीक है? लिखा हुआ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अच्छा, अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स देख लेते हैं, शायद कोई एक आध डिफरेंस भी हो इनका सिम्टम, ठीक है? तो सिम्टम की बात करते हैं, क्या क्या होता है बेसिकली। हमने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में कौन कौन से सिम्टम देखे थे? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हमने देखा था कि डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डायरिया, स्किन कलर पेलर, ठीक है? ये सब था उसमें मेगलोब्लास्टिक में। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया में, तो इसमें क्या होगा? इसमें डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, इसमें डायरिया भी होगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। ये सिम्टम्स इसके नोट कर ले। सिम्टम्स ऑफ पर्निशियस एनीमिया, फर्स्ट पॉइंट है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है?
उल्टी मतली क्या भी आ सकती और उसके बाद कब्ज भी हो सकती है, ठीक है। ये होता है परनीशियस एनीमिया में, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद आता है नोजिया। नोजिया मतलब, ठीक है, नोजिया, NAUSEA, नजला, जुकाम, बलगम, खांसी। उसके बाद है वॉमिटिंग। नंबर 1 है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नंबर 2 है नोजिया, नंबर 3 है वॉमिटिंग। नंबर 1 डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नंबर 2 नोजिया, नंबर 3 वॉमिटिंग। लिख लिया सबने? जी। नंबर 4 है इसका डिस्पनिया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नहीं बेटा, क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है एक किस्म की डायग्नोसिस। क्लिनिकल फीचर्स अलग चीज है, सिम्टम्स अलग चीज है। सिम्टम का मतलब होता है असरात, उसको क्या क्या असर हुए हैं उसको खुद भी पता चल जाता है, और जब वो बता रहा होता है, जब वो डॉक्टर को बता रहा है, जब वो अपने सारे सिम्टम कि मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, वो डॉक्टर को जब बताता है, जब क्लिनिक जाके डॉक्टर को बताता है, और जब डॉक्टर उसको असेस करते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो होता है डायग्नोसिस, ठीक है। अलग अलग बातें थोड़ी सी। सिम्टम मतलब सिर्फ असर, कि उसने क्या चेंजेस फील की अपनी बॉडी के अंदर, एक बीमारी आई उसने क्या चेंजेस फील की। और क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं डायग्नोसिस को। जब वो क्लिनिक गया तो उसने कौन कौन से अपनी बीमारी के फीचर बताए और डॉक्टर ने उसको चेक किया। मैं सिम्टम बता रहा हूँ पर्निशियस एनीमिया के। नंबर 1 डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नंबर 2 नोजिया, नंबर 3 वॉमिटिंग, नंबर 4 डिस्पनिया, नॉट डिस्पेप्सिया, डिस्पनिया, DYSPNEA, डिस्पनिया, DYSPNEA, डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्पनिया वर्ड लिखेंगे तो एक ज्यादा अच्छा प्रेजेंटिंग मेथड हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा ये आपका इफेक्ट पड़ता है इस पे डिस्पनिया वर्ड लिखने से। डिस्पनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 लिखें, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, हार्ट, HEART, हार्ट, बर्न, BURN, बर्न, दिल का जलन, दिल का जलना, दिल में गर्मी महसूस होना, ठीक है। हार्ट बर्न, जिस तरह हम लोग वर्ड यूज करते हैं सन बर्न, इसी तरह हार्ट बर्न। जी। नंबर 5 है हार्ट बर्न। उसके बाद है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, भूख में कमी आना, लॉस ऑफ एपिटाइट। जी बिल्कुल, लास्ट वन लिखे, बुक की कमी नहीं बेटा, भूख की कमी। बुक मतलब किताब, और भूख मीन्स जिसको खाने की तलब हो। ओके। अच्छा जी, लास्ट वन, माइल्ड जॉइंटस। लास्ट वन सिम्टम है माइल्ड जॉइंटस। माइल्ड मतलब हल्का सा, MILD, माइल्ड, यानी कि उसकी आंखों में, आंखों की पीलाहट इतनी होती है कि वो हल्का सा यरकान बन जाता है, माइल्ड जॉइंटस। जॉइंटस मीन्स यरकान, पीला यरकान, माइल्ड जॉइंटस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबके सब सिम्टम्स नोट कर लें। सिम्टम्स ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, नंबर 1 डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नंबर 2 नोजिया, नंबर 3 वॉमिटिंग, नंबर 4 डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नंबर 5 हार्ट बर्न, नंबर 6 लॉस ऑफ एपिटाइट, एंड नंबर 7 माइल्ड जॉइंटस। मैंने पर्नीशियस एनीमिया में 7 सिम्टम्स लिखवाए हैं। मेगलोब्लास्टिक से एक आध जो है इसमें वेरिएशन होती है, एक आध सिम्टम्स ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉजेज सेम होते हैं लेकिन सिम्टम जो है, असर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। सिम्टम के 7 पॉइंट्स अपने नोट कर लिए? जी। ओके जी, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये जो कॉजेज की हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, कोजिस तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज दैट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, चले मान लिया, जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में कॉजेस थे वही आपने यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप एक नंबर की एक लाइन का आप कॉज जरा एक और लिखें, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ एक लाइन का, एक लाइन की वजह, एक लाइन की कॉज और लिखें, वीकेंड स्टमिक लाइनिंग, वीकेंड स्टमिक लाइनिंग।
कॉजेज में कह रहा हूँ, कॉजेज में। वीकेंड स्टमिक लाइनिंग, ये एक मैंने एक्स्ट्रा कॉज बताई है इसमें। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। कॉजेज में आप मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वाले सारी कॉज लिखने के बाद या उससे लिखने से पहले ये वाली लाइन लाजमी मेंशन करेंगे, पर्निशियस एनीमिया में वीकेंड स्टमिक लाइनिंग। क्या मतलब? हमारा जो स्टमिक है उसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग कौन सी, यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट, जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह जो टिश्यू का पार्ट होता है स्टमिक पे, उसका आउटर मोस्ट पार्ट, वो जो लाइन होती है वो वीक हो जाती है। जब वो वीक होगी तो ऑब्वियसली वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर स्टमिक की लाइनिंग ही इम्प्रॉपर हो गई है, स्टमिक की लाइनिंग ही वीक हो गई है, उसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं रही कि जो फूड आ रहे हैं, फूड पार्टिकल्स, जो वाइटामिन आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, उसको वो अपने अंदर डाइजेस्ट करे, एब्जॉर्ब करे, तो ऑब्वियसली पर्नीशियस एनीमिया होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है पर्नीशियस एनीमिया की, वीकेंड स्टमिक लाइनिंग। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, कि इसमें जब पेशेंट आता है तो अपनी कौन कौन सी कंप्लेन वो है लेकर आता है बेसिकली। ठीक है, देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या बताते हैं। अच्छा जी। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया आर लेस सिक देन दोज सफरिंग विद फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या मतलब? पर्निशियस एनीमिया का जो पेशेंट आता है क्लिनिक में चलकर, वो उससे कम बीमार ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन कौन सा है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एनाटमी में हमने पढ़ा था एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, एसोफेगस, ट्रेकिया, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये मामला आता है जब पर्निशियस एनीमिया होना हो, तो उसकी वजह बनता है वीकेंड स्टमिक लाइनिंग। स्टमिक की लाइन इतनी वीक हो जाती है कि उसमें से वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन वहीं पे रुक जाती है और इंटेस्टाइन में जाती ही नहीं है। और स्टमिक में ही एब्जॉर्प्शन रुकने की वजह से एनीमिया हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्ज हैं, ऊपर स्टमिक है नीचे इंटेस्टाइन है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया से कम ही होते हैं। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब फॉलिक एसिड। एक तो होता है पर्निशियस एनीमिया में मोस्टली केसेस आते हैं कि इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होता है विटामिन B12 के साथ उसमें फोलिक एसिड भी कम होता है। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, फोलिक, फोलेट को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कहा जाता है। अच्छा जी। इसमें पेशेंट कंप्लेंट क्या करता है? ठीक है, सिम्टम में वेट लॉस लिखना जरूरी नहीं है। आप देखें जब इतने सारे सिम्टम हमने बना लिए तो वेट लॉस का मकसद ही नहीं बनता। इतने सारे सिम्टम के बाद बस इतना चल भी नहीं पाएगा। ठीक है। हाँ जी बेटा, ऐसे ही है, इंट्रोड्यूस करते भी सारे डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। अब बात आती है कि पेशेंट जब आ गया क्लिनिक में, पर्नीशियस एनीमिया का पेशेंट है, वो क्लिनिक में चलकर आ रहा है, वो क्लिनिक में आके जब अपनी कंडीशन बता रहा है डॉक्टर को, तो क्या क्या बताएगा? वो कहेगा जी वीकनेस है, वेट लॉस है। वेट लॉस मतलब यानी कि उसके ऊपर कोई, आप कह लें कि इतनी ज्यादा उसमें वीकनेस हो गई है, लाइक उसमें कुछ बचा ही नहीं है, हड्डियां ही रह गई हैं बस। तो वेट लॉस, वो अपना वजन खो चुका होता है। ठीक है। उसके अलावा डिस्पनिया बहुत ज्यादा होती है, उसको सांस में मुश्किलात बहुत आ रही होती है, सांस बहुत मुश्किल से आ रहा होता है, सांस में बहुत तंगी होती है, डिस्पनिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो लाजमी है ऐसे जो है अपनी बात को प्रेजेंट करता है कि सांस में मुश्किल आती है, मुंह खोल के, आप कहने के कोशिश करके, जिसे कहते हैं ना फोर्स, फोर्स इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वो करता है। ठीक है। इसके बाद एक टर्म होती है सिनकोप, सिनकोप भी होता है इसमें। जो पेशेंट पर्निशियस एनीमिया का होगा उसमें सिनकोप भी होगा। सिनकोप का मतलब क्या होता है? अब पेशेंट तो नहीं बोलेगा कि मुझे सिनकोप है, सिनकोप आपको पता होना चाहिए। सिनकोप का मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो हर बात भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, कॉन्शियसनेस उसमें लैक होती है, वो हर चीज से बेखबर हो जाता है। ठीक है, सारे काम भूल जाता है, उसको पता नहीं चलता कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को सिनकोप कहा जाता है। ठीक है। और उसकी स्किन और मेम्ब्रेन, स्किन की सारी पेल होती है, पेल मतलब फीकी, उसका जर्द रंग होता है।
उसकी जो जबान है वो उसकी जो जबान है वो भी आप कह लो कि उसका जो रंग होता है जबान का यूजली लाल होता है, ठीक है, रेड कलर होता है, लेकिन जबान का कलर भी व्हाइटिश में आ रहा होता है। जो जबान के दरमियान का हिस्सा है हमारा, टंग का दरमियान का हिस्सा, ठीक है, मिड सैजिटल प्लेन की बात करें, ठीक है, तो वो हमेशा आप कहते हैं रेड होता है, लेकिन इस पेशेंट में व्हाइट होगा, ठीक है। और इन्फ्लेम भी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है उसकी, आप कह लें कि टंग पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि स्प्लीन में भी पाल्पेबल। पाल्पेबल का क्या मतलब है, ठीक है, पाल्पेबल का आप कह सकते हो कि मतलब होता है लाइक जिस तरह आप कह लो कि ये ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा एटमोसफियर होता है जिसको इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल, बहुत मुश्किल होता है सेंस करना, ठीक है। यानी कि स्प्लीन जो होती है तिली, वो किसी भी इंटरनली जो हमारे अंदर फंक्शन हो रहा है उसको सेंस नहीं कर पाती, वो अपना फंक्शन लॉस कर देती है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस बिहेव करती है बिल्कुल इस तरह। तो ये थे सारे उसके क्लिनिकल फीचर कि एक पेशेंट जो है किस तरह प्रेजेंट होता है क्लिनिक में, और यही है डायग्नोसिस, यही डायग्नोसिस है, ठीक है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स यानी कि डायग्नोसिस, 4 पॉइंट कवर कर लिए इसमें। इसमें कोई सवाल? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब बात आती है लास्ट पॉइंट के, नंबर 5 पॉइंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट था कि सप्लीमेंट खाएं, जस्ट, और कुछ भी नहीं। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हाइड्रोक्सी कोबालामिन का जो आप कह लें कि उसका वो है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन से होते हैं अभी मैं बताता हूँ। जी, जी बिल्कुल, क्लिनिकल फीचर जो है सारा डायग्नोसिस है, क्योंकि जब पेशेंट अपनी सारी बात बताता है तो डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है ऑटोमेटिकली, तो क्लिनिकल फीचर्स डायग्नोसिस होता है, ठीक है। और रही बात एट्रोफिक की, एट्रोफिक का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस तरह आप कह सकते हो कि कोई भी बॉडी टिश्यू जो है वो, अगर मेडिकल टर्म में बात करें, बॉडी पार्ट टिश्यू जो है उसकी फंक्शनिंग लॉस हो गई है, वो वेस्ट हो गया है, अपनी जगह पे मौजूद तो है लेकिन वेस्ट है, एक किस्म का काम नहीं सही तरह कर रहा, तो उसे कहते हैं एट्रोफिक होना मेडिकल टर्म में, ठीक है। थ्रू आउट किसी और अगर सब्जेक्ट में बात करें, अगर ये लफ्ज बायोकेमिस्ट्री में आ जाए, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाए, वहां थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाती है, मतलब में थोड़ा सा मतलब जो है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर फिजियोलॉजी में और मेडिकल में बात करें, प्रॉपर सर्जिकल मेडिकल में, तो उसमें इसका मतलब होता है, यानी कि हमारा कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसका अगर साइज वेस्ट हो गया, उसका साइज डिक्रीज हो गया है, या फिर उसका वेस्ट हो गया, वेस्टेज हो गया, किस तरह फंक्शन लॉस हो गया, तो वो होता है एट्रोफिक, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेसिकली होते क्या हैं। हम नॉर्मली इंजेक्शन आप लगवाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन, आप ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि ये मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ या मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मुझे इंजेक्शन लगाना आता है। लेकिन आप कुछ लोगों को पता होगा कि इंजेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिजीज के मुताबिक इंजेक्शन को रखकर लगाया जाता है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन से होते हैं बेसिकली? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो ठीक है होते हैं, एक होते हैं आईवी इंजेक्शन, एक होता है आईएम इंजेक्शन, वो मसल में सीधा लगते हैं, उनका जो एंगल है हमने मसल्स में रखना होता है, कि वो जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मसल में जाए, ठीक है, वो होता है उसका पॉइंट। तो 3 पॉइंट ऐसे होते हैं, 3 होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखने, ठीक है। ट्रीटमेंट तो जस्ट इसका इतना ही है, ट्रीटमेंट तो जस्ट इसका इतना ही है कि इसमें हाइड्रोक्सीकोबालामिन के इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 3 महीने तक पेशेंट को ये लगाए जाते हैं। अब वो पेशेंट पे डिपेंड है और वो डॉक्टर पे डिपेंड है कि डॉक्टर ने उसको हफ्ते में एक लगाने का है या 15 दिन में एक लगाने का कहा है, ठीक है। वो बीमारी की सिवेरियसनेस पे डिपेंड करता है, सिवेरिटी पे, कि उसको किस शिद्दत का एनीमिया है, ठीक है ना। लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ इसका यही है कि हाइड्रोक्सीकोबालामिन के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाए जाए उसको कम से कम 3 महीनों तक पेशेंट को, ठीक है, उसकी जिंदगी में। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग सकते हैं, ठीक है, जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं। हमारे कुछ 3 पॉइंट ऐसे हैं कि उनके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। एक तो होता है डेल्टॉइड मसल, मसल का नाम लिखा है डेल्टॉइड मसल, नंबर 1,
डेल्टॉइड मसल। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन 1000 mg, ठीक है। और वो लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर 3 महीनों तक के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसे भी होता है, वाइवा में पूछा जाता है या फिर वो क्वेश्चन आ ही जाता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बॉडी के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो तीन होते हैं बेसिकली। एक होता है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल वो होता है बाजू में, ठीक है। एक होता है वेस्ट्रेस लेटरालिस मसल, चले मैं आपको लिख देता हूं, पहले सुन ले। वेस्ट्रेस लेटरालिस मसल, ओके। तीन के भी बल्कि अगर मैं बात करूं चार ही होते हैं, वेस्ट्रेस लेटरालिस। बल्कि मैं आपको लिख देता हूं, लिखने के बाद फिर मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो मसल है आपने इनके नेम और इनकी लोकेशन याद करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये पॉइंट अगर आप ट्रीटमेंट के एंड में ऐड करेंगे, इसी लेट्स सपोज अगर यही टॉपिक आ गया है पेपर में, थ्योरी में कुछ भी, ठीक है। इस ट्रीटमेंट को लिखने के बाद आप ये वाली ये जो है पॉइंट ऐड करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट प्रेजेंट पे, पेपर प्रेजेंटेशन पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली 4 मसल्स, ठीक है, 4 मसल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे IM इंजेक्शन लगता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है लगता है। फर्स्ट है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल, और वो होता कहाँ पे बेसिकली, वो होता है बाजू में। उसके बाद है वेस्टस लेटरालिस मसल। वेस्टस लेटरालिस मसल, आपने मसल के नाम एज इट इज याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्टस लेटरालिस मसल वो होता है आपका थाई में। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो होता है वेंट्रोग्लूटियल मसल। वो बेसिकली पाया जाता है हिप में। चौथा और लास्ट आपका होता है डोर्सोग्लूटियल मसल। और आपका ये मसल पाया जाता है आपके बटक्स में। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बटक्स कौन सा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर? किसी को पता है क्या बटक्स क्या होता है? हिप अलग चीज है और बटक अलग चीज है। अच्छा जी, मैंने आपको 4 मसल्स साथ में उनकी लोकेशन सेंड की है, ठीक है। ये आपने चारों मसल के नाम और साथ में उनका मतलब पॉइंट कहाँ पे है बॉडी के अंदर ये याद करना है। और ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट वाली हेडिंग में, ट्रीटमेंट वाले पॉइंट में ये लिख देना है, ठीक है। बहुत अच्छा आपका जो है बन जाता है। 4 मसल बॉडी के अंदर ऐसे हैं जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग सकता है, यानी कि पर्निशियस एनीमिया का जो पेशेंट होगा उसको जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना है तो वह इन चारों में से किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हर दफा उसने एक पॉइंट पे लगाया, अगली बार वो पॉइंट चेंज कर सकता है, लेकिन इन चारों में से होगा। पहला मसल होता है डेल्टॉइड मसल, जो कि हमारे बाजू में होता है, आर्म में, बाइसेप्स की साइड पे, ठीक है। दूसरा होता है वेस्टेस लेटरलिस मसल, और वो पाया जाता है थाई में। थाई मतलब आप कह सकते हो फीमर बोन वाले एरिया में, ठीक है, थाई में। और तीसरा मसल होता है वेंट्रोग्लूटियल मसल, और वो होता है हिप में। हिप अलग चीज है, बटक अलग चीज है। उससे पहले अगर आप गौर करो, जो मैंने ये वेंट्रोग्लूटियल लिखा है, वेंट्रोग्लूटियल, आप देख रहे हो ये वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल सेम वर्ड है, ठीक है। वेंट्रल मतलब क्या होता है? वेंट्रल, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। वेंट्रल मतलब एंटीरियर, डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, ठीक है। तो वेंट्रोग्लूटियल मसल हिप में होता है, हिप में होता है, और ये ऑन द स्पॉट, ऑन द राइट पॉइंट हिप में, जो हिप मसल है। अब जो डॉर्सल ग्लूटियल मसल है वो होता है बटक्स में, वो होता है बटक्स में। बटक्स कहाँ पे होता है बेसिकली? हमारे जो हिप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, हिप्स के नीचे जहां पे लाइनिंग बन रही होती है, जहां से हमारा प्रॉपर जो है लेग स्टार्ट हो रही होती है, पोस्टीरियर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्टीरियर साइड की। ये मैंने दोबारा सेंड कर दिया बेटा 4 मसल। तो बटक्स पॉइंट वो एरिया है हमारा पोस्टीरियर साइड,
बॉडी का पिछला हिस्सा जो हिप के नीचे एक लाइनिंग बन रही होती है टांग से, ठीक है, टांग शुरू होने से पहले लाइन बनी होती है, उन्हें कहते हैं बटक्स एरिया। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग सकते हैं, मतलब कि पर्निशियस एनीमिया का जो पेशेंट है उसको इन 4 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे जब जब इंजेक्शन लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। कभी भी उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, इंट्रावीनस इंजेक्शन कहीं भी नहीं लगाएंगे उसको, आईवी इंजेक्शन, ठीक है ना। हमेशा इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, मसल के अंदर लगाएंगे, और ये 4 मसल है जहां पे हम लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे बढ़े। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, बस हो गई है। जी जी, बताएं बताएं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस करें। हाँ जी, टाइम भी कम है, इसलिए असल में मैं एक टॉपिक को डिटेल से समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर डिजीज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर 3 है ना, इसमें से बहुत पोर्शन कवर होता है पेपर में। तो हर डिसऑर्डर, हर एनीमिया के टाइप इतनी इंपॉर्टेंस रखती है अपने अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए एक पे इतनी डिटेल हो रही है। जी, मंडे का टेस्ट भी बताता हूँ। और अभी भी आपका टेस्ट आपको पता ही है, अभी ग्रुप में ही सेंड कर देता हूँ, यहाँ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लेक्चर में ही सेंड कर देता हूँ। मंडे को आपका जो टेस्ट है, मंडे को आपका टेस्ट किसका आप रखना चाहते हैं? बायोकेम ये फिजियो का चैप्टर 3 जितना पढ़ा ऐसा कर लें। फिजियो का जितना पढ़ा है फिजियो का अब तक, ठीक है। फिजियो चैप्टर 3 ब्लड, ये यानी कि पर्नीशियस एनीमिया तक, यहाँ तक टेस्ट कर लें मंडे को, ठीक है ना। ताकि आप लोग इतना याद कर लें, वीकेंड में वीकडेज हैं आपके पास, अच्छे से याद कर लें और हाफ चैप्टर आपका पक्का हो जाए। तो ये आपका मंडे को टेस्ट है, फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड, स्टार्ट से लेकर पर्नीशियस एनीमिया तक। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे करने हैं। रही बात आज के टेस्ट की, तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ मिनट्स हैं। किसी का आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सोचें, क्वेश्चन मुझसे करें। कोई बात नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई मुश्किल है तो ठीक है। और मैं आपके जो टेस्ट के क्वेश्चन है, आज वाले टेस्ट के क्वेश्चन, मैं आपको यहीं पे लिख कर सेंड कर रहा हूँ। तब तक आप जो है अपना कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछ लें। जी, चलिए मैं रिपीट करता हूँ, ट्रीटमेंट रिपीट कर देता हूँ अभी मैं। जी, मैं अभी कर देता हूँ। मैं जरा आपको टेस्ट सेंड कर दूँ। ये जैसे टेस्ट सेंड होता है आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि मीटिंग है तो किसी को पता ना चले, ये ना हो कि उसको पता नहीं था तो भूल गया वो पिक्चर लेना, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको 4 क्वेश्चन सेंड किए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन सिडोट स्ट्रोल एंड सीबामैक्स, ब्रीफली एक्सप्लेन पॉलीसेकेराइड, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विद टाइप्स। 4 क्वेश्चन है, चारों 5-5 नंबर हो गए हैं, 20 नंबर का आपका टेस्ट है। अभी के अभी ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, सब लोग कैप्चर कर लें। जैसे ही मीटिंग एंड होती है, होने ही वाली है, ठीक है, कुछ ही मिनट बाकी हैं,
तो आप 20 मिनट के अंदर मुझे टेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल इनबॉक्स में। और ट्रीटमेंट में आपको रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की पिक्चर सब लोग ले लें ताकि कोई मिस ना हो जाए। जो पर्नीशियस एनीमिया का ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन 1000 mg के जो इंजेक्शन है वो लगाए जाएंगे, वो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कोई इंजेक्शन आईवी नहीं लगेगा, वेन में नहीं लगेगा, मसल में लगेगा, ठीक है। और ये 3 महीने तक चलेंगे। अब वो डॉक्टर पे डिपेंड है, या उन्होंने 15 दिन बाद रखने हैं या उन्होंने हफ्ते बाद रखने हैं। वो डिपेंड करेगा उसकी सेवेरिटी पे कि उसको कितनी शिद्दत से वो अनीमिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है कि उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा मसल के अंदर, और 4 मसल है जहाँ पे उसको लग सकता है। डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, और आपका वास्टस लेटरलिस, और आपका फिर वो फोर्थ है बटक्स वाला जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। डेल्टॉइड, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, ठीक है, 4 मसल है जहाँ पे आपका जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इन्हीं के अलावा और कहीं नहीं लग सकता, ठीक है ना। सबने पिक्चर कैप्चर कर ली ये क्वेश्चंस की, टेस्ट क्वेश्चन की? ओके। और अपकमिंग मंडे का टेस्ट सबको पता चल गया। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड स्टार्ट से लेके जितना आज पढ़ा है पर्नीशियस एनीमिया तक, ये आपका मंडे का टेस्ट है। और बेटा डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से करना है। ये एनीमिया की बीमारियों को, डिसऑर्डर्स को, डिजीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फाइनल को मद्देनजर रख के प्रिपेयर करना है। नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं, जब भी पूछना हो, ठीक है ना। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सैचुरेटेड की जस्ट। ओके बच्चों, फिर मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छे से पढ़िएगा, मंडे का टेस्ट प्रिपेयर कीजिएगा, लेक्चर रिवाइज कीजिएगा आज का। और मुझे जो टेस्ट है 20 मिनट तक सेंड करिएगा इनबॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।